तो लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं हमारे संसदीय लोकतंत्र के सबसे बुनियादी नियम से। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्रोत का पहला ही सवाल यह है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से, मतलब कलेक्टिवली, किसके प्रति जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर दिया गया है ओनली टू लोकसभा। यहाँ इस ओनली शब्द पर बहुत खास ध्यान देना है। अच्छा, सिर्फ लोकसभा, मतलब पूरे संसद के प्रति नहीं? नहीं, राज्यसभा या पार्लियामेंट के प्रति नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी होगी। और हाउस ऑफ द पीपल का मतलब ही लोकसभा है? एकदम सही। इसका लॉजिक भी बहुत सीधा सा है। देखो, लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है, इसलिए जब तक सरकार के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, तभी तक वो सत्ता में है। हाँ, जनता के प्रतिनिधियों का विश्वास खोया तो सरकार गिरी। ये बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। यहाँ हमें दो स्टेटमेंट्स पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अभी हमने देखा कि एकदम सही है। हाँ, और दूसरा स्टेटमेंट है कि यूनियन मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर या इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। और ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। तो सही उत्तर है केवल स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है। और चूंकि हमारे स्रोत में यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन एकदम वही दिया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, स्रोत में लिखा है सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन। बिल्कुल, तो हम नियम के अनुसार बिना समय बर्बाद किए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में 3 स्टेटमेंट्स का एक दिलचस्प सेट है। मैं एक एक करके पढ़ता हूं। पहला है कि सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के प्रति कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है यूनियन मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर तक पद पर रहेंगे। और तीसरा है कि पीएम प्रेसिडेंट को प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन के बारे में सूचित करेगा। तो अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इनमें से स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। लेकिन पहला गलत क्यों है? अभी तो हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। क्योंकि जैसा हमने पहले सवाल में गहराई से समझा, आर्टिकल 75(3) के तहत जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति नहीं है। ओहो, हाँ, वो सिर्फ लोकसभा के प्रति है। शब्दों का हेरफेर है ये। बिल्कुल। और दूसरा स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 75(2) बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान पद धारण करते हैं, पीएम के नहीं। अच्छा, पर व्यवहारिक रूप से तो प्रेसिडेंट वही करते हैं जो पीएम सलाह देते हैं, है ना? हाँ, प्रैक्टिकली वही होता है, लेकिन संवैधानिक भाषा में, जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है, ये प्रेसिडेंट्स प्लेजर ही कहलाएगा। समझ गया। और तीसरा स्टेटमेंट? वो भी सही है। आर्टिकल 78A के तहत ये पीएम की संवैधानिक ड्यूटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से जुड़े सभी प्रपोजल्स और फैसलों की जानकारी प्रेसिडेंट को दे। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, मान लीजिए कि सरकार एक शिप है। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। तो पूरी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से यात्रियों यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर शिप डूबा तो पूरी टीम जिम्मेदार है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। लेकिन उस शिप का जो कैप्टन है यानी पीएम, उसे शिप के मालिक यानी प्रेसिडेंट को हर बड़े फैसले और रणनीति की रिपोर्ट देनी होती है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। कैप्टन की ये रिपोर्टिंग वाली ड्यूटी ही आर्टिकल 78A है। बेहतरीन। यही हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाता है। हमने आर्टिकल्स की काफी बात कर ली, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो कहीं लिखे ही नहीं है। हाँ, कन्वेंशंस। बिल्कुल। तो अगला सवाल पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से क्या नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उसे एक कन्वेंशन या परंपरा के रूप में फॉलो किया जाता है। इसका उत्तर है, यदि पीएम लोअर हाउस में मेजॉरिटी खो देता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। एक मिनट, दैट्स वाइल्ड। मतलब सरकार का जो सबसे बड़ा नियम है वो अलिखित है? नहीं होगा। तो फिर ये कन्वेंशन बना कैसे? क्योंकि आर्टिकल 75(3) ये तो कहता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाउस ऑफ द पीपल के प्रति जवाबदेह है। अब चूंकि पीएम उस काउंसिल का हेड होता है, तो बहुमत गया तो नैतिक और व्यावहारिक रूप से सरकार का वजूद ही खत्म हो जाता है। तो अगर सरकार को अपना बहुमत साबित करना हो तो उसका टूल क्या है? हमारा अगला सवाल यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भारत में कौन सा मोशन पेश कर सकती है? इसका सही उत्तर है कॉन्फिडेंस मोशन, यानी विश्वास प्रस्ताव।
नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं? नहीं, यहीं पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। सरकार खुद अपनी तरफ से हमेशा कॉन्फिडेंस मोशन लाती है अपना समर्थन साबित करने के लिए। इसके उलट नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष द्वारा लाया जाता है। राइट। और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजॉरिटी से पास हो जाए। कहाँ? इसका उत्तर है लोकसभा में। जी। और यहाँ फिर से स्रोत में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन। तो हम इसे स्किप करके नो कॉन्फिडेंस के तकनीकी पहलुओं में और गहरे उतरते हैं। हाँ, तकनीकी पहलू हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। तो अगला सवाल, मान लीजिए सरकार गिर गई या किसी मंत्री ने रिजाइन कर दिया। अब वो मंत्री लोकसभा में अपना स्टेटमेंट देना चाहता है। क्या वो बस अपनी सीट पर खड़ा होकर बोलना शुरू कर सकता है? नहीं, उसे स्पीकर की अनुमति चाहिए होती है। तो उत्तर है स्पीकर की अनुमति। बिल्कुल। यदि कोई मंत्री रिजाइन करता है तो स्पीकर की परमिशन से वो हाउस में स्टेटमेंट दे सकता है। और क्या उसे ये स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से उस मेंबर की मर्जी पर है। उसे स्टेटमेंट देने के लिए किसी भी तरह से कंपेल या मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब थोड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन की शुरुआत पर आते हैं। अगला सवाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए लोकसभा के कितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है? तथ्य कहता है 50 मेंबर्स। 50। मतलब किसी एक सांसद को भी तो प्रस्ताव लाने का अधिकार होना चाहिए ना? सोचिए, अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट कभी काम ही नहीं कर पाती। 543 सांसदों में से अगर कोई एक सांसद हर दूसरे दिन नाराज होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए तो क्या होगा? हाँ, पूरा देश ठहर जाएगा। इसीलिए कम से कम 50 मेंबर्स का नियम एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव के पीछे वाकई एक बड़ा राजनीतिक वजन है। मेक सेंस। और हमारा स्रोत इसी तथ्य को अगले सवाल में एक और तरीके से पूछता है। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? और इसका जवाब भी वही है, 50। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन भी पिछले सवाल जैसा ही है, तो हम इसे स्किप करते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद जो अगला सवाल है वो सच में चौंकाने वाला है। वो 2 स्टेटमेंट्स वाला सवाल। हाँ, सवाल है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में 2 स्टेटमेंट्स पर विचार करें। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और तथ्य ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। मुझे अभी भी हैरानी हो रही है, इतनी बड़ी चीज जो पूरी सरकार गिरा सकती है, उसका संविधान में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ये सच में इंडियन पॉलिटी का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक्सप्लिसिटली कोई मेंशन है ही नहीं। तो फिर ये प्रक्रिया आती कहाँ से? स्रोत के एक्सप्लेनेशन के अनुसार इसका प्रोसीजर असल में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा की किताब में दिया गया है, विशेष रूप से रूल नंबर 198 में। मतलब संविधान ने सिर्फ मंजिल बता दी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता लोकसभा ने अपने खुद के नियमों से बनाया है। रूल 198। एकदम सही पकड़े हैं। चलिए, अब सरकार गिराने से थोड़ा पीछे हटकर किसी एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की प्रक्रिया पर आते हैं। अगला सवाल पूछता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? स्रोत में इसके 2 उत्तर दिए गए हैं, ए और बी, और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है। तो कौन से हैं वो 2 एनालिसिस? स्रोत में दिए गए एनालिसिस 1 के अनुसार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा या इसके नियम तय करने की शक्ति यूनियन लेवल पर यूनियन पार्लियामेंट के पास है, जो कि आर्टिकल 102(1)(a के तहत आता है। और राज्यों के लिए? स्टेट्स के लेवल पर यह शक्ति स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है, आर्टिकल 191(1)(a के तहत। तो ये तो हो गया कि कानून कौन बनाएगा। फिर एनालिसिस 2 क्या कहता है? एनालिसिस 2 असल में डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कौन सुनाएगा उस पर है। अच्छा। मान लीजिए किसी पर आरोप लगा तो सेंट्रम में उसे डिस्क्वालीफाई करने का अंतिम फैसला प्रेसिडेंट लेते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। ये आर्टिकल 103(1) और 2 में है। और स्टेट्स में? स्टेट्स में ये फैसला गवर्नर द्वारा लिया जाता है, वो भी इलेक्शन कमीशन की सलाह पर, आर्टिकल 192(1) और 2 के अनुसार। यानी कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है बिल्कुल। और फैसला सुनाने का काम एग्जीक्यूटिव हेड का है। बिल्कुल। बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। और एग्जीक्यूटिव से ही जुड़ा हमारा अगला सवाल है, इंडियन पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका किसके सबऑर्डिनेट है, मतलब किसके अधीन है? इसका सीधा जवाब है लेजिस्लेचर के, यानी विधायिका के। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जवाबदेह हैं लोकसभा को, है ना? हाँ, पार्लियामेंट देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है
चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के अधीन ही मानी जाती है। अब संवैधानिक नियमों और अनुच्छेदों के इस भूल भुलैया से निकलकर हम इतिहास के पन्नों की ओर रुख करते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट की बात करते हैं। ये हमेशा दिलचस्प होता है। तो अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले डिफेंस मिनिस्टर और बाद में होम मिनिस्टर बने? इसका सही जवाब है कैलाश नाथ काटजू। इनका करियर ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग रहा है, राइट? बहुत ज्यादा। काटजू जी 1951 में लॉ मिनिस्टर बने थे। फिर उसी साल वो देश के तीसरे होम मिनिस्टर भी बने। एक ही साल में 2 बड़े पोर्टफोलियो। हाँ, और आगे चलकर 1955 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर का प्रभार भी मिला। इतना ही नहीं, वो 1957 से 1962 तक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। सच में एक मल्टीटास्किंग राजनीतिक करियर। चलिए इतिहास का एक और रोचक सवाल देखते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? स्रोत में इस उत्तर पर एक एस्ट्रिस्क लगा हुआ है। हाँ, एक स्टार मार्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में से कोई भी नाम सही नहीं था। स्वतंत्र भारत के असली और पहले फाइनेंस मिनिस्टर का नाम R.K. षणमुखम चेट्टी है। R.K. षणमुखम चेट्टी। जी, उन्होंने 1947 से 1949 तक नेहरू के कैबिनेट में ये भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला ऐतिहासिक तथ्य, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एस्पिरेंट्स को यहाँ एक बारीक अंतर समझना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद के पहले लॉ मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उससे पहले भी कोई था? हाँ, अगर 1946 में बनी इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार की बात करें तो उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब हम एक ऐसे सवाल पर आ रहे हैं जो कानूनी भाषा की असलियत दिखाता है। सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा टर्म दिखाई नहीं देता है? और इसका उत्तर है बजट। ये सच में हैरान करता है। हर साल बजट को लेकर इतनी चर्चा होती है, न्यूज़ चैनल्स भरे रहते हैं, लेकिन बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 112 के तहत इसे कानूनी रूप से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हम बोलचाल में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो संविधान की भाषा से कितना अलग है। हाँ, बजट तो बस एक आम बोलचाल का शब्द बन गया है। चलिए अब हम देश के सर्वोच्च पद प्राइम मिनिस्टर के रोचक इतिहास और उनके कार्यकालों की टाइमलाइन पर चलते हैं। अगला सवाल, भारत के 12वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसका उत्तर है देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा। जी, वो 12वें PM थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट है। अगर हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा जी को भी इस सूची में शामिल कर लें तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी देश के 15वें PM हैं। ओहो, ये काउंटिंग का खेल भी कमाल है। अगला सवाल है जहां हमें प्राइम मिनिस्टर्स को उनके टेन्योर के साथ मैच करना है। मैं क्रोनोलॉजी पढ़ता हूं। हाँ, बताइए। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90, चंद्रशेखर 1990 से 91, HD देवेगौड़ा 1996 से 97, IK गुजराल 1997 से 98 और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004। ये 90s के दशक का वो दौर था जब राजनीति में काफी अस्थिरता थी। और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकालों की सटीक तारीखें जानना बहुत जरूरी है। उनके तो कई कार्यकाल थे ना। 1999 से मई 22, 2004 तक चला। इसी से जुड़ता है हमारा अगला सवाल, इनमें से किसने एक से अधिक बार PM का पद संभाला? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। मतलब सभी ने। हाँ, सभी ने एक से अधिक बार पद संभाला, जिसमें गुलजारी लाल नंदा जी का नाम इसलिए है क्योंकि वो 2 बार एक्टिंग PM रहे थे। और स्रोत आगे इसी बात को फिल्टर करते हुए अगला सवाल पूछता है कि किन प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने राजनीतिक करियर के बीच गैप्स के साथ एक से अधिक बार पद संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शंस 3, 4 और 5, यानी गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो मतलब नेहरू जी और शास्त्री जी के कार्यकाल में गैप नहीं था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़कर बाकी इन तीनों के कार्यकालों के बीच गैप था। आइए स्रोत से इनकी सटीक तारीखें नोट करते हैं। हाँ प्लीज। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एक्टिंग PM रहे। ये नेहरू जी के निधन के बाद का समय था। बिल्कुल। और दूसरी बार वो 11 जैन 1966 से
24 जनवरी 1966 तक रहे। और इंदिरा गांधी जी का गैप? इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल 24 मई 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। फिर बीच में गैप आया। इमरजेंसी के बाद वाला गैप? हाँ, फिर वो 14 जन 1980 को वापस सत्ता में आई और 31 अक्टूबर 1984 तक रहीं। और वाजपेयी जी की तारीखें तो हम अभी बता ही चुके हैं, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 और फिर 10 मार्च 1998 से 22 मई 2004। परफेक्ट। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम चरण में आ गए हैं, जहां प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ गंभीर ऐतिहासिक तथ्य हैं। अगला सवाल, किस प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? इसका जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। ये काफी दुखद इतिहास है। हाँ, भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, जो कि भारत के बाहर है। ताशकंद आज उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। और अब इस गहन चर्चा का अंतिम सवाल, इनमें से कौन सा व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर नहीं था? ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह और चंद्रशेखर। इसका सही जवाब है चंद्रशेखर। अच्छा, तो बाकी सब सीएम रह चुके थे? हाँ, चंद्रशेखर जी को छोड़कर बाकी तीनों नेता पीएम बनने से पहले किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, जैसे मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के। कमाल है। तो इसी के साथ हमने स्रोत में दिए गए एक एक सवाल, स्पष्टीकरण और तथ्य का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण कर लिया। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में देखें तो आज हमने आर्टिकल 75 और 78 की बारीकियों से लेकर आर्टिकल 102 और 191 के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तक का सफर तय किया।